भाई शेरों और शेरनियों, तो भाई हाजिर है आपके लिए फाइनल पंच वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ एटम्स। तो पहला क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिया है। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है अ डिफरेंस ऑफ 2.3 ईवी सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू द लोअर लेवल। अगर कोई एटम जो है ना वो अपर लेवल से लोअर लेवल पे जा रहा है और दोनों लेवल्स के बीच का डिफरेंस 2.3 ईवी है, तो आपको ये बताना है कि फ्रीक्वेंसी कौन सी एमिट होगी। तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2.3 ईवी दिया हुआ है, लेकिन प्लैंक्स लॉ किस पे काम करता है? जूल पे काम करता है। तो हम सबसे पहले इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ से डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच अपॉन एच इंटू न्यू हो गया। तो न्यू यहाँ से हो गया डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई की वैल्यू पुट कर दो, एच की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करके 5.55 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 EV. What is the kinetic and potential energies of the electron in the ground and the second excited state? तो एक बार ये देख लो, ये क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है, 2010, 2011, 2015। इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट तरीका मैंने इस यहाँ पर डिस्कस किया है। वैसे बुक्स में इस क्वेश्चन को बहुत लंबे तरीके से किया हुआ है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी का डबल होती है। तो ये दो रिलेशन आपको अच्छे से आने चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा, जल्दी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। नाउ तो अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो जो आपका एनर्जी होती है वो -13.6 EV होती है। नाउ पॉइंट इज़ दैट कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 13.6 EV। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का डबल होती है, दैट इज़ -2 इंटू 13.6 EV। तो ये हो जाएगा -27.2 EV। अब अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल्स टू 3, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 डिवाइड बाय n²। तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा -13.6 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, दैट इज़ -1.51 EV। अब फिर से वही चीज़, काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर 1.5 EV आ गया, 1.51। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का डबल होती है, तो इट इज़ 2 इंटू -1.51 EV, दैट इज इक्वल्स टू -3.02 EV हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सिर्फ हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट में कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे हिसाब से वो बोर्ड में नहीं आएगा। सो बाय बोहर्स मॉडल आपको ये बताना है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन n इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3। अब देखिए, अगर आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसे यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, उसमें बहुत सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैं आपको एक अलग से फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसमें कि हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट यूज़ करते हैं, जिसको अल्फ़ा कहा जाता है। तो अल्फ़ा बेसिकली हाइड्रोजन के लिए होता है 1/137। ठीक है। तो भाई v इज इक्वल्स टू 1/137 C/n। अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इसका आंसर बहुत इजीली निकाला जा सकता है। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं होगा वो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में बहुत टाइम ले लेगा। तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 सिंपल, अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाओ। c आपने 3 इंटू 10⁸ पुट कर दिया, सॉल्व करके फर्स्ट शेल की जो वेलोसिटी आ गई वो ये रही। सेकंड वाले में इसको 2 से डिवाइड कर दो, बस n की जगह आपने यहाँ पे 2 रिप्लेस कर दिया, और थर्ड वाले में n की जगह आपने 3 रिप्लेस कर दिया। तो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर्स आते जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये सिंपल तभी है जब आपको ये वाला फॉर्मूला याद है। ओके, डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सबको पता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। ठीक है, कि जो अल्फा पार्टिकल जितना क्लोज पहुंच सकता था गोल्ड न्यूक्लियस के, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नाउ अल्फा पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी k है, उसको हमने बम्बार्ड किया थिन गोल्ड फॉइल पे, तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आया वो r आया। ठीक है। अब व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल ऑफ डबल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, r इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाय काइनेटिक एनर्जी। सो अगर हम इस रिलेशन को यूज़ करते हैं जहाँ पर कि r जो है ना वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी है, R02 बाय R01 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2।
तो काइनेटिक एनर्जी 2 जो है वो पहले से डबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ, यानी कि अब जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना वो हाफ रह जाएगा पहले वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीब सा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल, द डिफरेंस इन द एनर्जीज अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वाई कैन नॉट इट बी एमिटेड एज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि यहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशन वगैरह या ऐसा कुछ क्यों नहीं निकलता। तो भाई पहली बात तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ना वो ईवी में होती है, बहुत ही कम होती है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन में ही कॉरस्पॉन्ड करता है, तो इसलिए इसकी जो एनर्जी है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन में ही रहेगी। नाउ when is H alpha line in the emission spectrum of hydrogen atom is obtained, calculate the frequency of photon emitted during this transition। तो भाई H अल्फा लाइन होती है स्मॉलेस्ट पॉसिबल ट्रांजिशन के लिए। अब किसी भी सीरीज़ के लिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल ट्रांजिशन तब होती है जब इलेक्ट्रॉन उससे एक ऊपर के शेल से जंप कर जाता है, यानी कि जब डिफरेंस 1 का होता है। तो व्हेन N2 इज इक्वल्स टू N1+1, या फिर हम ये भी कह सकते हैं N2 माइनस N1 शुड बी इक्वल टू 1। नाउ 1/λ इज इक्वल्स टू R 1/N1² माइनस 1/N2²। N2 की जगह हमने रिप्लेस कर दिया N1+1 से। इसका एलसीएम लेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा, और N+1² माइनस N1² करेंगे तो 1+2N1 बचेगा। लेकिन हमसे तो फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी और ये तो हमने 1/λ निकाल दिया। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, C/λ। 1/λ हमने ये कैलकुलेट कर दिया, जस्ट सिंपली इसको C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, a hydrogen atom is in the third excited state, how many spectral lines can be emitted by it before coming to ground state, show these transitions in the energy level diagram। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है फोर्थ स्टेट। तो देखिए पॉसिबल ट्रांजिशंस कौन सी हैं, 4 to 3, 4 to 2, 4 to 1। ठीक है, 3 to 2, 3 to 1, या फिर 3 to 2, 3 to 1, या फिर 2 to 1। ये आपकी पॉसिबल ट्रांजिशन थी जो कि निकल के आती है 6। अदरवाइज इसको कैलकुलेट करने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, अगर आपको ऐसे नहीं करके देखना कि कितनी ट्रांजिशंस हो रही हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1+1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर जो N2 था वो 4 था और जो N1 था वो 1 था, तो सॉल्व करके 6 आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी काउंट कर लो 1 2 3 4 5 और 6। तो इन ट्रांजिशन लेवल्स को आपको एनर्जी लेवल डायग्राम की हेल्प से शो करना था। तो भाई 4 से 1, 4 से 2 और 4 से 3, फिर जो है 3 से 1, 3 से 2, फिर यहाँ से ये वाली ट्रांजिशन और ये वाली ट्रांजिशन। तो भाई सॉरी एक मिनट को, ये एंड में थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम दोबारा बना देते हैं। ये आपका फर्स्ट लेवल, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4। अब ये 4 से 1, फिर ये 4 से 2 और ये 4 से 3, फिर 3 से 1, 3 से 2। ठीक है, फिर यहाँ से एक ट्रांजिशन ये बनेगी। तो ये आपकी कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशंस आपने इसमें शो कर दी। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बनेगी वो तब बनेगी जब डेल्टा ई मैक्सिमम होगा। तो सबसे बड़ी ट्रांजिशन क्या है, 4 to 1। क्लियर। अगला क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, CBSE 2019 में आ चुका है। अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेट n टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी nth स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे डी एक्साइट हो रहा है। डी एक्साइट का मतलब होता है गिरना, फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है। ठीक है, तो इन हाइड्रोजन एटम irradiates a metallic cathode of work function 2 eV in a photocell with a stopping potential of 0.55 eV।
तो आप यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए। तो भाई ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, ई एन से जो है ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि E2 तक। E2 की एनर्जी आपको पता होनी चाहिए -3.4 EV, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला सबको आता होगा। अब अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज़ करते हैं तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो दो जगह यूज़ होती है, एक तो वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में। तो जो टोटल एनर्जी हो गई फोटोन की वो 2 EV प्लस 0.55 EV होगी, दैट इज इक्वल्स टू 2.55 EV। नाउ अब जो H इंटू न्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी डिफरेंस, दोनों स्टेट्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है। तो En माइनस E2 शुड बी इक्वल टू डेल्टा ई। तो यहाँ से En की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा ई प्लस E2। अब डेल्टा ई हमने कितना कैलकुलेट किया था, 2.55 EV, और E2 कितना है -3.4। तो सॉल्व करेंगे तो En की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -0.85। अगर -0.85 को हम n² से डिवाइड करेंगे तो ये नियरली इक्वल टू -13.6/n² को -0.85 के इक्वल पुट करेंगे तो ये नियरली इक्वल टू 16 आ जाएगा। सो n इज इक्वल्स टू 4 आएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ लाइंस कितनी ट्रांजिट होंगी, क्योंकि 4 से अब 2 पे जा रहे हो तो 4 to 2 ट्रांजिशन चल रही है। तो ये हो गया आपका n2 और ये हो गया आपका n1। तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो सॉल्व करके आंसर आएगा 3। ठीक है, तो 3 लाइन्स एमिट हो सकती हैं इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। अ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ 12.5 EV एनर्जी। फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स एमिटेड बाय द एटम फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। एक हाइड्रोजन का एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ था, तो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है वो -13.6 EV के बराबर होती है। उसके ऊपर हमने उसको एनर्जी दे दी +12.5 EV की। तो भाई अब उसके पास एनर्जी कितनी हो गई, 1.1 EV के आसपास। नाउ जो En होगा इसके अंदर वो हम कैलकुलेट करेंगे अगेन -13.6 डिवाइड बाय n² से। तो इसके अंदर n² की जो वैल्यू आएगी वो आपकी लगभग 12.36 आएगी। ठीक है, विच इज़ नियरेस्ट टू 9 एज कम्पेयर टू 16। 16 से दूर है, 9 के पास है, तो हम इसको 9 लेंगे और n की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। पॉसिबल लाइंस कितनी निकलेंगी, 3 - 1 ब्रैकेट में 3 - 1 + 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 3। नाउ विच इज़ ईजियर टू रिमूव ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और अ न्यूक्लियन फ्रॉम अ न्यूक्लियस। सिंपल सी बात है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो EV में होती है और न्यूक्लियॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो भाई न्यूक्लियॉन्स की जो एनर्जी है ना वो 10 लाख गुना होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहेगा। Now again, this is a very important question. The energy level diagram of an element is given below. Identify by doing necessary calculations which transition corresponds to the emission of spectral line of wavelength 102.7 nm. क्वेश्चन ये है कि भाई इनमें से कौन सी ट्रांजिशन A, B, C या D, कौन सी ट्रांजिशन के अंदर इतनी वेवलेंथ की लाइट निकलेगी। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, इसका एनर्जी निकाल लेते हैं इस वेवलेंथ की, बजाय कि इन चारों की वेवलेंथ निकालें। इतना टाइम तो नहीं होगा पेपर में कि हम चारों की वेवलेंथ निकालें, तो बेटर है कि हम एक वेवलेंथ की ही एनर्जी निकाल लेते हैं। नाउ एनर्जी ऑफ दिस वेवलेंथ E इज इक्वल्स टू hc/λ। इसको सॉल्व करके इसको हम EV में कन्वर्ट कर लेंगे, 12.04 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो 12.04 है इसमें से कौन सी एनर्जी को कॉरस्पॉन्ड करता है, देखो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है -13.6 में से 1.5 के आसपास अगर हम माइनस करेंगे तो ये इतना एनर्जी गैप हमारा आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो ये हो गया आपका 12.01 के आसपास, यानी कि जो आपकी D ट्रांजिशन है ना वो इतना एनर्जी गैप प्रोड्यूस करेगी। तो राइट आंसर इज ट्रांजिशन ऑफ D। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ कि 102.7 nm की जो वेवलेंथ है इसकी हम एनर्जी निकाल लेंगे और इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कौन सा बैंड गैप ऐसा है जो कि इस एनर्जी के बराबर आ रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो D वाला बैंड गैप है ना वो इसके बराबर आ रहा है।
नाउ द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स आर शोन इन डायग्राम। फिर से वही क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये CBSE सैम्पल पेपर में आया हुआ है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रांजिशन 620 नैनोमीटर की वेवलेंथ, जो 620 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एमिट करेगी। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। आपने फिर से उसकी एनर्जी निकालनी है, एनर्जी आएगी 2 eV के आसपास। तो आपको ये देखना है 2 eV किस में है, साफ साफ दिख रहा है, ये -1 और ये -3। तो ये वाली जो ट्रांजिशन थी ना, ये आपकी 2 eV के आसपास आ रही है। तो राइट आंसर इज डी। दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर इत्तेफाक से डी आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द short wavelength limit of Lyman series of hydrogen spectrum is 913.4 angstrom. Calculate the short wavelength limit for Balmer series of hydrogen spectrum. देखो मेरे हिसाब से ऊपर वाली लाइन रिडंडेंट है। रिडंडेंट मीन्स कोई ज़रूरत नहीं थी इस लाइन की, हालांकि हाँ यूज़ हो सकता है इस लाइन का, लेकिन बिना इसके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो तभी होगी जब लार्जेस्ट ट्रांजिशन होगी, और लार्जेस्ट ट्रांजिशन तभी होगी जब अपर लेवल इन्फिनिटी पे हो। तो हमने यहाँ पर N2 को इन्फिनिटी ले लिया बामर सीरीज़ के लिए। अब बामर सीरीज़ में N1 की वैल्यू 2 होती है। तो अगर हम 1/λ शॉर्टेस्ट देखें तो इसका फॉर्मूला जो सीरीज़ में पुट करके आता है R/4, ठीक है। तो लैम्डा शॉर्ट 4/r हो जाएगा। अगर आपको r की वैल्यू याद है तो इसका आंसर आएगा 3653.6 एंगस्ट्रॉम। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1/r जो होता है ना, उसकी वैल्यू ये होती है 913.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसलिए दिया हुआ था। अगर आपको r की वैल्यू याद है तो इसको सॉल्व करके भी आप ये आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज 1/r की वैल्यू याद कर लो तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द एटम। तो भाई एंगुलर मोमेंटम, अब देखो यहाँ पर ना बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन अच्छे से करके जाना। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L = NH/2π। बस सिंपली आपको n को 3 पुट करना है, h को ये पुट करना है, और पाई तो बचपन से याद ही होगा। तो भाई सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 3.15 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो भाई लगे रहो, तैयारी करते रहो। अभी बाकी चैप्टर्स के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे फाइनल पंच वाले।